6 बॉल शाह साहब, 6 बॉल आपका पुत्र मेरा खेला, 6 बॉल मैं उनका खेलता हूँ। बॉलिंग बैटिंग दोनों देख लेंगे, फील्डिंग देख लेंगे। अगर हार गया तो जीवन भर बोलना छोड़ दूंगा। ये इनके एजेंडा है। हम इनके पैरों के तले जूते बन के रहे, ये इनका एजेंडा है। क्योंकि जिस देश में 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो पिछले 3 महीने में 15 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। और कोरोना कुछ नहीं है, एक भय दिखाया गया है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल वायरस। साइंटिफिक चीजों का जवाब तो साइंटिफिक तरीके से देंगे ना। दिए जलाने से, चादर चढ़ाने से और थाली पीटने से नहीं होगा। चाहे वो टोपी डाल लो, चाहे वो आप देखे रहिए भगवा डाल लो, इससे कोरोना जाएगा। देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, एक्चुअली आज भारतीय खतरे में। उन्होंने एक दाना डाल दिया, हमने वो दाना चुगना शुरू कर दिया। एनआरसी सीए तो बहाना है, असली बात हम सबको गुलाम बनाना है। हिंदू और मुसलमान का होना कोई नई बात नहीं है। पहले इसे अंग्रेजों ने किया, उसके बाद अंग्रेज जब अपने पावर ट्रांसफर करके चले गए तो दूसरे राजनीतिक दलों ने किया, और अब भाजपा कर रही है। कोई नई बात नहीं है। अगर हमारी देश की नीति, केंद्र सरकार की नीति नौकरियों पे फोकस करना होता तो ये लोग राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों में 2020 नहीं खेलते। मोदी समर्थक होने के साथ साथ जब सरकार की नीतियों को समझने में मुश्किल आने लगे तो एक समर्थक जब बागी हो जाता है तो क्या होता है, आप लगातार सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। और उनके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं उसको भी बहुत बेहतर समझ रहे होंगे। आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बागी सदानंद जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये अचानक बागी क्यों हो गए? क्योंकि हम लगातार मोदी भक्त या मोदी समर्थक के रूप में ही आपको देखते आए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और आप सबका स्वागत करूंगा। पल पल न्यूज़, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। पहली बात, यू आर ए वेरी इफेक्टिव जर्नलिस्ट। और देखिए, मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया था और मीन्स बीए कम्युनिकेटिव इंग्लिश थी हमारी, मास कॉम का भी एक पार्ट था उसमें। और उसमें काफ़ी कुछ सिखाई गई थी कि अगर कहीं भी आपको आगाज़ हो किसी चीज़ की तो आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं मोदी समर्थक रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने 2014 में पहली बार वोट किया और फिर पुनः 2019 में। अब तक जीवन में 2 ही बार वोट किया है मैंने। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि मैंने कभी दूसरे पार्टीज को इतना ट्रस्ट किया नहीं जो हमारे देश की स्थिति थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी गलतफहमी का शिकार हो गया, क्योंकि जिस तरीके से हमें लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिनों का जो सबब वो आज मैं देख रहा हूँ। काफ़ी साल मैं विदेश में भी रहा, कार्य किया और अपने फील्ड से रिलेटेड ही कार्य किया। लेकिन भारत में आके जब देखा कि अपने फील्ड के जॉब्स की इतनी दिक्कत है, फिर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड होने का डिसीजन लिया। और एक बहुत अच्छा टैक्स पेयर भी हूँ, एक अच्छा टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला वो मैं जानता हूँ। और फिर मुझे लगा कि उचित वक्त है कि एक जीवन मैंने अपने निजी जीवन भी जिया, ये जीवन समाज के लिए देना चाहिए। क्योंकि जिस कोर्स को मैंने किया, और मैं जन्मजात बागी हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री गंगाधर बागी थे और वो स्वतंत्रता सेनानी थे। बंगाल के एक गाँव से हम लोग रहने वाले हैं और जमशेदपुर में मेरी पैदाइश है, टाटा नगर में। सेंट मेरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, वो शहर का इतिहास भी विद्रोह के लिए बहुत विख्यात रहा है। ये मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। और रही बात है मोदी समर्थक, तो मैं पुनः बन जाऊंगा, बशर्ते कि वो अपने फैसले सुधार ले, बशर्ते कि वो अपनी गलतियां मान ले और लोगों को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का भरपाई वो पूरा कर दे। सर, इसी के साथ साथ आप जब आपने शुरू किया था आपके 13 समर्थक थे, आज करीब 9 करोड़ से ज़्यादा आपके समर्थक हैं। मैं समझना चाहूँगी जो कैंपेन आप चला रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है और अभी तक वो कैंपेन कहाँ तक पहुँच पाया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 13 लोग फॉलोअर्स से मेरे साथ आज ऑफिशियली फेसबुक पेज में, दिनांक आज की जो डेट है, आज बुधवार है, मेरे ख्याल से 1,20,000 मेरे फॉलोअर्स हैं फेसबुक में और लगभग 57,000 लाइक्स हैं फेसबुक में और तकरीबन 35,000 से ऊपर मुझे लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब में। ये मेरे पर्सनल वॉल की बात है। लेकिन जो मेरी फाउंडेशन है, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन, वो अब 9 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। क्योंकि इसमें कोई सदस्यता शुल्क नहीं है और इसमें कोई जातीयता प्रमाण पत्र की हमें आवश्यकता नहीं है। धर्म के आधार पर मैं किसी को अपना सदस्य नहीं बनाता। मेरा केवल एक मकसद है, सेव इंडिया कैंपेन। ये जो हैशटैग सेव इंडिया कैंपेन है, जो मैं शुरू कर रहा हूँ इसी फ्राइडे से, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी विवेकानंदा मेमोरियल, जो आप जानते हैं, जो स्मारक है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जो 18वीं शताब्दी में जो शिकागो में ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसका आगाज मुझे भी है। और संजोग बस मेरे जो पिता हैं उनका नाम भी श्री विवेकानंद है, तो मैं उनका अनुयायी रहा हूँ शुरू से। और मैं थोड़ा गरम दल का यकीन रखता था शुरू से ही, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान। और बचपन से हमने पढ़ा इनके बारे में। चूंकि बिहार से संबंध रखता हूँ, तो बिहार में ये चीज़ मिट्टी में और पूरे देश में इस मिट्टी में है। तो ये जो सेव इंडिया कैंपेन है,
बेसिकली ये हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये भारत के लिए है। भाई और बहनों, इस शब्द को आप गौर से सुनिएगा। मैंने कभी नहीं माना कि ये हिंदुस्तान है, मैं हमेशा कहता हूं ये भारत है, क्योंकि तमाम हिंदूवादी जो मेरे पूर्व भी लोग रहे हैं और मेरे से आने वाले जनरेशन में भी रहेंगे, सभी जानते हैं कि हम राजा भरत के वंशज हैं। तो फिर हम हिंदुस्तान का जिक्र क्यों करते हैं? और हमारा देश विविधता में एकता का अनूठा मीन्स परिचय देता है पूरे विश्व को, वासुदैव कुटुंबम का परिचय देता है। एक समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय वो हमारे देश ने दिया, और जब हम नालंदा देश को देते हैं, विदेश को देते हैं, पूरे विश्व को देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सद्भावना और भाईचारा भी पूरे विश्व को लौटाना चाहिए। इसलिए सेव इंडिया कैंपेन यानी भारत को बचाएं। भारत मतलब सारे धर्म, सारे जातियां, किसी भी रंग या भेद की नीति हमारे बीच नहीं रहेगी। जी सर, लगातार बात होती है रोजगार की, बेरोजगारी की। कोरोना के काल में हमारा देश बेरोजगारी से लड़ रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में फंस के रह गया है। आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिंदू और मुसलमान का होना कोई नई बात नहीं है। पहले इसे अंग्रेजों ने किया, उसके बाद अंग्रेज जब अपने पावर ट्रांसफर करके चले गए तो दूसरे राजनीतिक दलों ने किया, और अब भाजपा कर रही है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब हम इसे होने देते हैं तो हमें अपनी गलतियों को भी स्वीकारना होगा, हमने अपना उत्तरदायित्व भी लेना होगा। हम जनता हैं, हम जन हैं, हम सिविलियंस हैं, लेकिन इससे पहले हम भारतीय हैं, यानी कि हम इंडियंस हैं। अगर आपको इंडियन बोलने में दुख होता है क्योंकि इंडियन अंग्रेजों ने हमें शब्द दिया, तो आप भारतीय कहें अपने आप को। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जब भी हमारे यहाँ नौकरी की बात होती है, जब मैं बहुत छोटा था, मैंने अपने बड़े भाई स्वरूपानंद जी को देखा था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जमशेदपुर टाटा नगर में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था। आज तक तो कोई लेटर आई नहीं। आज उनको अपने बिजनेस सेटल किए तकरीबन 20 साल हो गए, एंड इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर हमारी देश की नीति, केंद्र सरकार की नीति नौकरियों पे फोकस करना होता, तो ये लोग राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों में 2020 नहीं खेलते। अगर इनके बीजेपी शासित एक भी प्रदेश में इन्होंने लोगों को नौकरियां दी होती तो पूरा देश इनको और समर्थन दे देता, कश्मीर भी दे देता इनको पूर्ण समर्थन, और कश्मीर ने तो इनको समर्थन दिया। आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती जी की जो सरकार है वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर का आवाम ने भी इनका साथ दिया, लेकिन उन्हें मिला क्या? देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, एक्चुअली आज भारतीय खतरे में है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मेरे क्रिश्चियन भाइयों और बहनों, दलित भाइयों और बहनों, जैनियों, मेरे बौद्ध धर्म के मानने वाले, मैं सभी से एक बात का अनुग्रह करूंगा और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कभी ना सोचे कि हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में या क्रिश्चियन खतरे में। एक्चुअल जो सबसे बड़ा वर्सटाइल या यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ये है कि हर भारतीय अब सुरक्षित है, क्योंकि किसी भारतीय को नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं कि किसी हिंदू या मुसलमान को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन उन्होंने एक दाना डाल दिया, हमने वो दाना चुगना शुरू कर दिया। एनआरसी, सीए तो बहाना है, असली बात हम सबको गुलाम बनाना है, ये इनकी एजेंडा है। हम इनके पैरों के तले जूते बन के रहे, ये इनका एजेंडा है। क्योंकि जिस देश में 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो पिछले 3 महीने में 15 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। और कोरोना कुछ नहीं है, एक भय दिखाया गया है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वायरस। आप अपना प्रिकॉशन लीजिए, आप हल्दी डाल के, नमक डाल के गार्गल कीजिए, आप नियमित तौर पे तुलसी के पत्तों का सेवन कीजिए, चाय में दालचीनी डालिए, खड़े मसालों का इस्तेमाल करें, आप शराब का सेवन कम करें। जो लोग लेते हैं, बंद तो आप करेंगे नहीं, पर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप कम करें, और नियमित तौर पे साइट्रस फ्रूट्स खाएं। साइंटिफिक चीजों का जवाब तो साइंटिफिक तरीके से देंगे ना, दिए जलाने से, चादर चढ़ाने से और थाली पीटने से नहीं होगा। चाहे वो टोपी डाल लो, चाहे वो आप देखे रहिए भगवा डाल लो, इससे कोरोना जाएगा नहीं। इसी के साथ एक सवाल आप पर भी लगातार उठ रहे हैं कि आप पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए आप प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पूरे कैंपेन में जो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो हमने आपके तमाम वीडियोस देखे, उसको आप किस तरह से देखते हैं, या फिर मिस इंटरप्रेट किया? देखिए, मैं एक छोटा सा आपको जवाब दूंगा। आप फेसबुक में जाके मेरा नाम टाइप करें, रेबल श्रद्धानंद पति, मुझे अपना पेज नहीं मिलता। 19 से 22 पेजेस हैं, ये कौन है? फिर आप फैन पेजेस देखें, ये कौन है? रेबल श्रद्धानंद पति के नाम से एक फैन पेज बनाया जाता है और उसके अंदर मेरे ही विरोध की बातें, वीडियो डाली जाती हैं। बुद्धिमान के लिए इशारा पर्याप्त है, पढ़े लिखे के लिए भी इशारा पर्याप्त है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, कोई भी दल बुरा नहीं है, क्योंकि दल तो व्यक्तियों से बनता है ना, और जो व्यक्ति है प्रतिनिधित्व तो हम ही कराते हैं, हम उन्हें चुन के भेजते हैं। मेरा केवल एक छोटा सा बात कहना है, जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहे, जिन पे पुलिस के मुकदमे ना हो,
जिनके ऊपर औरतों के प्रति गंभीर अपराध का मुकदमा दर्ज ना हो, ऐसे लोगों का मैं समर्थन करूंगा। और विशेष तौर पे मैं उन लोगों का समर्थन जरूर करूंगा जो निर्दलीय हो, फिर चाहे वो बिहार चुनाव की बात हो, चाहे आने वाले टाइम पे बंगाल की हो या उत्तर प्रदेश में हो। अब देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज तक तो ऑफिशियली मैंने कोई एग्रीमेंट किसी भी राजनीतिक पार्टी से तो किया नहीं है। अगर किया हो तो आपके सामने लाया जाए। कहने वालों का क्या, यहां तो बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूती से काम करता है ना। जब आप ये सुनते हैं कि मोदी जी जब केवल 1500 लोग होते हैं वो कहते हैं हम कोरोना को हराएंगे, और आप 9 मिनट तक दिए जलाएं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे कोरोना मर जाएगा, क्या ये आईटी सेल का काम नहीं है? लॉकडाउन आपने तब इंपोज किया जब देश में 1500 लोग भी इससे ग्रसित नहीं थे, और जब लाखों करोड़ों हो गए तो आपने लॉकडाउन खुलवा दिया। ये विचार करने का, शोध करने का विषय है। इस देश में कोई भी एक्टिविस्ट, कल हमारे बीच एक पत्रकार की हत्या हो गई बलिया में, क्यों भाई? उत्तर प्रदेश में 2 हत्याएं 1 महीने के अंदर। इससे पहले विक्रम जोशी गाजियाबाद में उन्हें उनके बेटियों के सामने गोलियों से भून दिया गया। देखिए, अच्छा सुशासन, अच्छा प्रशासन डींगे हाँकने और आईटी सेल से नहीं होता। अच्छा शासन अच्छे कार्यों से होता है। जब लोगों को नौकरी मिलेगी, जब बाढ़ प्रबंधन अच्छे से कर पाओगे। अभी आपने 80 घाट 70 घाट का पुल तो सुना ही होगा, बिहार में नया बन के तैयार हुआ था, एक ही बारिश में बह गई। वहां सुशासन बाबू हैं, लगातार 10 साल से वहां पे वो बीजेपी के साथ है। नतीजा आपको लेना है, सोचना आपको है। आखिर आप इन्हें चुन के भेजते हैं। मैं तो बागी हूं, मैं तो हर एमएलए एमपी के क्षेत्र में जा रहा हूं। मेरा संगठन हर एमएलए और एमपी, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, जिसने अपने सांसद निधि फंड का, विधायक निधि फंड से काम नहीं किया, वो पैसे कहां खर्च किए, उसका डिटेल आरटीआई से लाके लोगों के हाथ में दूंगा। और अगर अब जिन लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा उनसे मैं एफिडेविट लिखवाऊंगा कि अगर आप चुन के आएंगे और हम आपका समर्थन करते हैं तो इस क्षेत्र में काम करके आप दोगे, नहीं करके दोगे तो क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मेरी विचारधारा है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है जी। कि मोर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें तो वायरल होती हैं, लेकिन मुद्दों पर बात अभी भी नहीं हो रही है। फिर चाहे कोई भी मुद्दा हम उठा लें, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सब जगह चर्चा है, लेकिन जो आज बच्चे अपनी नेट एग्ज़ाम्स को लेकर और तमाम एग्ज़ाम्स को लेकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा है। उसे आप किस तरह से? आपने मेरे दिल का जो है ना एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, क्योंकि मैं खुद छात्र संगत में रहा हूँ और एक अच्छा छात्र भी रहा हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं डॉक्टर भगवत स्वरूप गोयल, जो कि प्रिंसिपल थे एसडी कॉलेज गाजियाबाद के, और डॉक्टर विष्णुकांत जौहरी, जिनके सानिध्य से मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन पाया, यूनिवर्सिटी टॉपर तक मैं पहुंचा, तो ये उनका आशीर्वाद है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस तरीके से जब ये एग्जाम्स कराते, कभी हाँ कभी ना, लोगों में मानसिकता है। कुछ बच्चे लॉकडाउन में फंस गए, फीस की दिक्कत रही, मानसिक स्थिति, उनके माता पिता की नौकरी चली गई, एक विकृत कंडीशन है। मेरा अनुरोध होगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी से, शायद वही देखते हैं एजुकेशन का सारा काम, क्योंकि अभी मैं सारे नेताओं को तो नहीं जानता। हाँ, मैं लेबर मिनिस्टर को जरूर जानता हूं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे। तो मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल से, निशंक जी से, कि कृपया इनको आप प्रस्तावित तौर पे अभी और आगे करें, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं। आप एक तौर पे तो बोलते कि कोरोना में आप पब्लिक गैदरिंग मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, और फिर वो बच्चे जब दूसरे सेंटरों में एग्जाम देने जाते हैं, होटलों में रुकेंगे, तो क्या यहाँ कोरोना का खतरा नहीं होता? आपको ये सोचना चाहिए। यानी आप एक तरफ तो एक और पैमाना रखते हैं और नीतियों के खिलाफ दूसरा पैमाना रखते हैं। तीसरी बात देखिए, देश में एक बड़ा अराजकता का माहौल है। आपने कहा सुशांत सिंह के ऊपर, सुशांत सिंह की जो आखिरी फिल्म की शूटिंग हुई है वो उसी स्कूल में हुई है जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल जमशेदपुर। और जो कॉयर है वो मेरे गर्व से मैं कहता हूँ मेरे स्कूल का कॉयर है, सेंट मेरीज का बैंड है, कभी मैं भी उसका हिस्सा था। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, अकेले सुशांत सिंह क्यों, नजीब जंग भी तो, नजीब के बारे में भी आप जानते होंगे, 2016 से वो गायब है। क्या सीबीआई को टाइम नहीं मिलता? आप पत्रकारों की हत्या देखें, क्या सीबीआई को फुर्सत नहीं मिलती? अरे भाई, सुशांत जी तो एक बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, उनकी इंक्वायरी तो होगी और होनी भी चाहिए, वो मेरे राज्य के मेरे भाई हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, नजीब के बारे में क्या? वो जेएनयू के जो 2 प्रदर्शनकारी थे, जो लड़कियां थी जिनमें से एक प्रेग्नेंट है, क्या भारतीय सरकार को महिलाओं का इतना ही सम्मान है? क्या स्मृति ईरानी जी और क्या निर्मला सीतारमण जी का दिल नहीं पसीजता कि एक प्रेग्नेंट महिला को आपने जेल में डाला हुआ है? आने वाले वक्त पे जो बच्चा होगा उसके मन में कितनी विकृति रहेगी हमारे देश के कायदे कानून के ऊपर? क्या मेडिकल ग्राउंड पे उनको रिलीज नहीं करना चाहिए था? क्या अखिल गोगोई को रिलीज नहीं करना चाहिए था? वो किसान मुक्ति मोर्चा के नेता थे। डॉक्टर कफील खान ने नो डाउट एक प्रोटेस्ट किया, कहीं पे उनकी विचारधारा में कुछ शब्द भूल चूक भी हो गई होगी, लेकिन क्या उनके ऊपर एनएसए लगाना उचित है?
क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं? ये वही डॉक्टर कफील खान थे जिन्होंने गोरखपुर में चमकी बुखार में कितने बच्चों का इलाज किया, लेकिन हम उनके अच्छे कर्मों को भूल गए। हमारा देश, ये गवर्नेंस विख्यात है अच्छे कर्म वाले लोगों को भूलने में, और मोदी जी के शासन में तो निरंतर हो रहा है। इन्होंने कहा था एक दिन अच्छे दिन आएंगे। जब राजीव शुक्ला जी थे बीसीसीआई में तो हमें डाउट होता था कि राजीव शुक्ला जी तो आउट ऑफ डेट फिजिक है, एक स्पोर्ट्समैन का फिजिक भी होना चाहिए। अलग अलग नेता घुस जाते थे, हमें लगा मोदी जी की सरकार आएगी तो बीसीसीआई भी स्वच्छ होगी। लेकिन जब हमने देखा कि गृह मंत्री के पुत्र बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं, जीवन में उन्होंने बैट नहीं पकड़ा होगा। मैं आपके चैनल से चैलेंज करता हूं, 6 बॉल शाह साहब, 6 बॉल आपका पुत्र मेरा खेला, 6 बॉल मैं उनका खेलता हूं। बॉलिंग बैटिंग दोनों देख लेंगे, फील्डिंग देख लेंगे। अगर हार गया तो जीवन भर बोलना छोड़ दूंगा, मैच फिक्सिंग नहीं कर पाओगे आप। अगर ये आपके अच्छे दिन के पैमाने हैं कि आप गृह मंत्री होके और आप अपने पुत्र को सेक्रेटरी बनाते बीसीसीआई में, तो फिर मैं मोदी समर्थक कैसे रहूं, मैं बीजेपी समर्थक कैसे रहूं, आप खुद सोचें। तो आपने देखा है मोदी समर्थक उन नीतियों पर सवाल करता हुआ बेबाक होकर बोल रहा है, क्योंकि ये सत्ता चाहे कितनी भी ताली थाली बजवा ले, असलियत में यही है कि जो समर्थक है उसे भी ज़मीनी हकीकत समझ में आने लगी है। वो भी रोटी और दाल का भाव समझकर सरकार से सवाल पूछने लगा है। शुक्रिया।